नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत हमारे कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दोस्तों, स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो, क्योंकि पाठशाला ही इंसान का सच्चा गहना है। साथ ही सशक्त और शिक्षित नारी ही सशक्त और शिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उन्हें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये विचार थे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का। वो जहां भारत की पहली महिला शिक्षिका तो थी ही, साथ ही वो समाज सुधारक भी थी। महिला उत्थान के लिए भी उन्होंने आजीवन कार्य किए, साथ ही साथ वो एक कवित्री भी थी। तो आज ये है नारी शक्ति का कार्यक्रम समर्पित है स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले जी को। जी हाँ, और आज इनके इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा शर्मा जी। नमस्कार। जो कि प्रोफेसर हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ संगीत कला, चित्रकला और दर्शन शास्त्र में भी उच्च शिक्षा इनको प्राप्त है। कई डिग्रियां इन्होंने इसमें हासिल की हैं। बहुत बहुत स्वागत है उषा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। और दोस्तों, दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं श्रीमती ज्योति राजवंश जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दिव्य ज्योति जो संघ है उसके लिए कार्य करती हैं भोपाल में। स्वागत है ज्योति जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले उषा जी आपसे ही बात करते हैं कि जहां हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी के जीवन की, तो उनका पूरा जीवन ही जो है वो महिलाओं को समर्पित था, महिला शिक्षा के लिए समर्पित था। समाज के सुधारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो किस तरीके से आप देखती हैं उनके जीवन को और उनसे हम किस तरीके से सीख लेते हैं? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी का जीवन जो है पूर्णतः इस समाज और इस देश के लिए समर्पित रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावित्रीबाई फुले जी ने, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था, यानी वो समय जब उनकी आयु बहुत छोटी थी, जब वह केवल 9 वर्ष की थी, तब उनका विवाह ज्योतिराव फुले जी के साथ हुआ था। और ज्योतिराव फुले की जो उम्र थी वो भी 13 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में वे एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई थी। तो एक नारी के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। लेकिन उस समय उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में एक श्लोक उन्होंने सुन लिया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं, यानी सुख समृद्धि वहीं आती है, वहीं आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान मिलता है, उनको आज़ादी मिलती है, उनको गृह कार्यों के अलावा भी अन्य कार्यों में भी उनको सम्मान मिलता है, परिवार से ही नहीं समाज से भी। और यह जो श्लोक था संस्कृत का, उनके जीवन में प्रेरणा का काम कर गया। और इसके कारण उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यों में अपने पति के साथ, जो कि खुद सामाजिक कार्यकर्ता थे और बाद में बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में हमने उन्हें जाना, तो उनके साथ मिलकर वे कार्य करते थे। और सबसे पहला उन्होंने अपना जो स्कूल है वो पुणे में खोला और अपने पति के साथ मिलकर खोला, और उसकी वह प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जब वे महिला शिक्षिका बनी तब उनको सामाजिक जो विरोध हैं उनका बहुत सामना करना पड़ा। उसका कारण था कि उस समय नारियों के लिए शिक्षा जो थी एक तरह से वर्जित थी, क्योंकि हमारे देश में आक्रांताओं के आगमन के कारण विशेष रूप से पर्दा प्रथा भी आरंभ हो चुकी थी और स्त्रियों को पाठशालाओं में जाने पर भी माता पिता पाबंदी लगाते थे। लेकिन उन्होंने घर पर रहकर अपने पति के साथ शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको महसूस हुआ कि वे बालिकाओं के लिए जो घर से निकल नहीं पाती हैं और शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, इसके कारण उनके जीवन में जागरण नहीं आ पाता है। तो इस जागरण को कैसे लाया जाए, तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पाठशाला
विद्यालय खोला और विद्यालय में वह पहली महिला शिक्षिका बनी। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने महिला शिक्षिका होने के साथ साथ सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो कैसे शिक्षा प्राप्त करें, इस पर बहुत बल दिया। और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी नारा दिया और उनके जो नारे थे वो समाज में इतने लोकप्रिय हो गए कि उनको एक विशेष सम्मान और आदर मिलने लगा। और जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने भी, जब वे महिला शिक्षिका बनी और पुणे में उन्होंने 5 स्कूल 1 वर्ष में खोले, तब उन्हें सरकार ने सम्मानित भी किया उनके इस कार्य पर। इसके साथ साथ उनको मराठी की आदि कवित्री कहा जाता है और यहाँ तक कि उनको माता का दर्जा भी मिला। और यही कारण है कि हम जब उनको माता का दर्जा मिला तो आप देखिए, पहले ज्योतिराव फुले जी को ज्योतिराव कहा जाता था, लेकिन बाद में जो उनकी नाम की पहचान हुई वो ज्योतिबा फुले के नाम से हुई, क्योंकि मराठी में बा जो है पिताजी को भी कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, तो उसका संक्षेप रूप जो है वो बा है, तो ज्योतिबा फुले उनको कहा गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में नहीं, संपूर्ण भारत में उनकी ख्याति हुई और आज तो उनकी ख्याति समूचे विश्व में है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जो आगे बढ़कर ऐसे समय में जो अपने लिए ही नहीं सारे विश्व के लिए कार्य करती हैं, सारे विश्व के लिए प्रेरणा देती हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व और उनका कार्य रहा, उनका काव्य संग्रह रहे, उनका लेखन कार्य रहा। और आज उनके ऊपर कई मराठी लेखकों ने पुस्तकें भी लिखी हैं। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे उषा जी बताया कि किस तरीके से जीवन की शुरुआत उन्होंने कही और कहा भी जा सकता है कि अगर शिक्षा खुद से शुरू होगी तभी वो दूसरे को दे पाएंगी। तो शायद सावित्रीबाई फूले जी ने भी यही कार्य किया कि पहले स्वयं शिक्षित हुई और उसके बाद उन्होंने समाज को शिक्षित या महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य किया। यहाँ पर ज्योति जी आपकी तरफ चलते हैं, और क्योंकि यहाँ तक बताया गया कि उनको शादी के बाद ही एक पथ मिला, उनको मार्गदर्शन मिला और उनके पति ही उनके मार्गदर्शक और गुरु की तरह उन्होंने उनका साथ निभाया, तो आपके अनुसार क्या स्थिति रही होगी उस समय पर? क्योंकि हम ये बात 21वीं सदी में बैठकर कर रहे हैं, पर वो 19वीं सदी की बात है, तो क्या आपका दृष्टिकोण है उस समय को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ, जैसे कि हमारी दादी वगैरह कहती थी कि घूंघट प्रथा थी और 8 साल की उम्र जो खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में उनकी शादी हो गई, बाल विवाह हो गया और उसके बाद फिर नए परिवार में जाना और पति कैसा मिल रहा है। उस टाइम पतियों की सोच या समाज की सोच ये थी कि महिला सिर्फ बच्चे हों और बच्चों की सेवा करे, घर के कामकाज पर ध्यान रखे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि जो उनके हस्बैंड पति थे तो उन्होंने उनको हर चीज़ में आगे बढ़ाया और आगे महिलाओं को जागरूक किया, समाज को जागरूक किया। और उस समय जब वो शिक्षिका, पहली शिक्षिका बनी और उन्होंने इतने लोगों के ये देखा, जहाँ तक वो देखती थी कि पढ़ाने जब वो जा रही हैं तो उन पे कीचड़ मार दी जाती थी, पत्थर मार दी जाती थी। अगर उस समय अगर हम देखते तो हम कहते दूसरे दिन नहीं जाएं। और जहाँ तक अपने पति भी यही कहते कि क्यों जाना, लेकिन उनके पति ने उस चीज़ से डरे नहीं और उनको आगे उनको उत्साह दिया, उनको हिम्मत दी कि वो साथ हैं। वो उस चीज़ से लड़ी भी नहीं और उन्होंने ये चाहा कि अगर एक साड़ी गंदी होती है तो मैं दूसरी साड़ी रखकर साथ लेकर जाती थी और शिक्षा में कोई कमी नहीं की है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम भी अगर जीवन साथी का साथ हो तो हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने पूरे समाज को आगे बढ़ाया और बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो क्या कहें कि उनसे तो सच सच नमन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही ज्योति जी आपने कि अगर हम सफ़र का साथ हो तो दिशा कहीं भी बदली जा सकती है जीवन में। क्योंकि अगर हम उनके बचपन की बात करें, सावित्रीबाई फूले जी की, तो वो बचपन शायद इतनी आज़ादी से भरा नहीं था, क्योंकि समाज का दायरा उस समय जो था वो बहुत ही संकीर्ण था। बिल्कुल अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। और उषा जी आपकी तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बात करी थी कि कवित्री भी थी और उनको मराठी की आदि कवित्री के नाम से भी जाना जाता है। कई मराठी और हिंदी कविताओं के संग्रह भी उन्होंने उस समय पर प्रकाशित हुए उनके नाम से। तो इस जो पार्ट की बात हम बात कर रहे हैं कवित्री की, और क्योंकि आप भी एक कवित्री हैं, संगीत में भी आप रुझान रखती हैं, संगीत की भी विधिवत शिक्षा आपने ली है यहाँ पे, तो कवित्री वाला जो पार्ट है उनके जीवन का, उसके बारे में हमें उस पर रोशनी डालिए। मैं सोचती हूँ कि देखिए, जो भी संसार में संवेदनशील
व्यक्तित्व का धनी होता है वो कविता जो है उसके व्यक्तित्व में से निसृत होती ही है। और इस दृष्टि से हम देखें तो सावित्री बाई फुले जो मात्र मतलब 9 वर्ष की आयु में जिनका विवाह हो गया था, उन्होंने जाना कि नारी के जीवन में, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार की जो स्थितियां बाल्यकाल में ही उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन स्थितियों से में किस प्रकार की उसकी भावात्मक जो स्थितियां होती हैं, किस प्रकार से वो अनुभव करती है कि एक छोटी उम्र में वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रही है। जहाँ उसका खेलने खाने की उम्र है वहाँ पर वो गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा रही है, तो उसकी भावनाओं में निश्चित रूप से बहुत आंदोलन उद्वेलन आते होंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने नारी शिक्षा के लिए, नारी जाति के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। और उनकी ये जो संवेदना है उनकी कविताओं में ढल गई। उन्होंने मराठी के साथ साथ हिंदी में भी काव्य रचना की। उनका जो काव्य संग्रह है काव्य फुले, उसमें उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं कि उसे कैसे इंसान कहें, उसे कैसे इंसान कहें, कविता में उन्होंने ये पूरा भाव, मैं पूरी कविता तो नहीं पढ़ूंगी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन जो मूल रूप से उनके केंद्र बिंदु हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि उसे कैसे इंसान कहें। कविता में उन्होंने मुख्य रूप से ये बात कही है कि घर की नारी जो है वो घर में कार्य कर रही है और घर में सबको व्यवस्था प्रदान कर रही है, लेकिन उसके लिए संवेदनशीलता जो है पुरुषों की कम रहती है। तो ऐसे समय में स्त्री कैसा महसूस करती है, उनकी कविता की पंक्तियां हैं कि नारी जो है काम करे और पुरुष जो है बैठे बैठे भोजन करें, बैठे बैठे सारे कामों का, उसके सुखों द्वारा प्रदत्त सुखों का उपभोग करें, लेकिन उसके लिए वे ना सोचें। तो ये कविता का उसमें मूल भाव है। और दूसरी जो कविता है वो श्रेष्ठ धन है। उस कविता में उन्होंने उन बालिकाओं के लिए, उन बच्चों के लिए कविता लिखी है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि किस प्रकार बच्चों को सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य करना चाहिए और गुरुजनों का स्मरण करके किस प्रकार से हमें अपनी पाठशाला में सबसे पहले जाकर किस प्रकार से गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और जो कहना चाहिए कि ना जो संस्कार हम लोग बचपन से बच्चों को देना चाहते हैं उन संस्कारों की बात उन्होंने इस कविता में कही है। और इसमें उन्होंने शिक्षा का महत्व भी बच्चों को बताया है कि किस प्रकार शिक्षा बच्चे यदि अर्जित करेंगे तो देश के किस प्रकार श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। साथ ही साथ उनकी जो कविता है एक और है कवि और कविता, उसमें वो कहती हैं कि किस प्रकार से कवि का सोच होता है, किस प्रकार उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो उमड़ती घुमड़ती हैं। कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है, कभी वो समाज को देखता है, समाज की कुरीतियाँ देखता है, उन पर उसके प्राण जो हैं विकल हो जाते हैं कि इन कुरीतियों के कारण मानव का जीवन किस तरह दुखद हो रहा है। ये सब उनकी इस कविता में है और कवि की संवेदना किस प्रकार जागृत होती है और कवि का रचना धर्म क्या होता है। ये बहुत बड़ी उन्होंने ये कविता लिखी है। और एक कविता है लिखी है उन्होंने ओ स्त्री जाग, उसमें स्त्री के जागरण के ऊपर लिखा है कि स्त्री की आज़ादी उन्हें बड़ी प्रिय थी और स्त्री आज़ाद हो सकती है केवल अपनी शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा एक उनका कहना था, उनका स्लोगन था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे कि सारे के सारे समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं, समुदायों को परिवर्तित कर सकते हैं और एक क्रांति ला सकते हैं। तो इसके लिए यदि स्त्री शिक्षित होती है तो वह सारे परिवार को शिक्षित करती है और साथ ही शिक्षा जब स्त्री देती है अपने बच्चों को तो उन बच्चों में उनके वे बच्चे होते हैं जो कल के भावी नागरिक और पुरुष होते हैं जो सारे समाज को परिवर्तित करने के लिए अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। अच्छा, एक कविता और उन्होंने लिखी है शिक्षा की ज्योति। तो ये जो शिक्षा की ज्योति कविता लिखी है उसमें उन्होंने नारी शक्ति के लिए, स्त्रियों के लिए कहा है कि शिक्षा की ज्योति जलाकर अंधेरे को मिटाना है, शिक्षा की ज्योति जलाकर अंधेरे को मिटाना है, ज्ञान का दीप जलाकर जीवन को सजाना है। जब तक नारी के भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलता है तब तक उसके जीवन में कभी भी उजाला नहीं होता है। तो स्त्री शिक्षा की ज्योति जले, यह हमारा नारा है, अंधश्रद्धा और कुरीतियों को दूर भगाना है। तो उन्होंने अंधश्रद्धा
का समापन करने के लिए शिक्षा में जागरण लाना चाहा, और इसी कारण उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और यह जो विरोध है उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। सती प्रथा का विरोध करना, बाल विधवा जो हो जाया करती थी उनके बाल मुड़ा दिया करते थे लोग, तो उन्होंने इस बात का कठोर विरोध किया और एक आंदोलन भी किया, नाइयों के विरोध में भी किया कि नाई जो हैं घर ना जाएं और स्त्रियों के बाल ना काटें। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि स्त्रियों के जो बाल होते हैं वो उनका सौंदर्य होते हैं, और स्त्रीण सौंदर्य को नष्ट करना ये एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए बहुत बड़ा अपराध होता है, उस स्त्री की मानसिक रूप से हत्या है। तो ये बहुत बड़ी संवेदनशीलता का जो उन्होंने कदम उठाया, ये हमारे लिए अविस्मरणीय कदम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही कि जब स्त्री शिक्षित हुई तो उसने कई तरीके की कुरीतियों को खत्म करने का कार्य या अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली। और ज्योति जी आप हमें बताइए, क्योंकि जैसे हमने की बात की, उस समय की ये बात है जिस समय समाज में बहुत निम्न स्तर हुआ करता था, औरतों के फैसलों को, औरतों की जो बुद्धि है उसको नहीं समझा जाता था कि उसे आगे बढ़ाया जाए, उनके निर्णयों को हम महत्व दें। तो कई कुरीतियों की भी हमने बात करी यहाँ पर। कई कार्य सावित्रीबाई फूले जी ने भी किए हैं, जैसे कि अगर हम विधवा विवाह की बात करें तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य करे हैं। अगर हम जातिवाद की बात करें तो उसका भी भरपूर विरोध सावित्रीबाई जी ने किया है। तो आप क्या कहेंगे इस बात? ये कहूँगी कि पहले तो ये है कि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति थी जो उनके पास थी, सहन शक्ति। वो सहन शक्ति थी उनके पास, और वही महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको भी उन्होंने हटाने की कोशिश की, और काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्या होता है, देखकर लोग जानते हैं कि हाँ ये अगर आगे बढ़ी तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति, मतलब धन से ज़्यादा शिक्षा को उन्होंने धन माना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योति जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप खुद भी एक समाज सेविका हैं, तो ये सारी जो शुरुआत है, अगर हम महिला शिक्षा की बात करें या महिला का समाज में अग्रणी रूप से जो वो योगदान दे रही है आज के समय में, वो शुरुआत कहीं ना कहीं ये सावित्रीबाई फूले जी से भी हुई है। तो आप क्या कार्य करती हैं अपने क्षेत्र में, और समाज सेवा के रूप में किस तरीके से आप देखती हैं अपने कार्यों को? मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। समाज सेवा की भावना तो शुरू से थी, लेकिन उस टाइम इतना वो नहीं था कि हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमने जो सोचा, जो भोपाल में जो पोटलीज बैग्स आते हैं तो वो हमने जरदोजी का काम सीखा, और मैंने अपना संघर्ष शुरुआत मैंने ऐसा किया कि महिलाएं जो थी बर्तन झाड़ू करती थी, निम्न वर्ग की थी, बर्तन झाड़ू करती थी, तो उनके साथ कभी हमने रहा, कभी शॉप पर आई तो उन्होंने बताया ऐसा है, तो हम यही कहते कि आप सिलाई क्यों नहीं सीख लेते हैं। बिल्कुल। तो उनको हमने बताया, काफ़ी थोड़ा टाइम लगा, उन्होंने धन की कमी रहती थी तो उसके लिए, तो हमने कहा ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं? तो बोले बच्ची भी आगे यही करेंगी। मैंने कहा कल को आपके बच्ची को देखने आएंगे तो आप यही कहेंगे कि बर्तन झाड़ू कर लेती है। बोले हाँ दीदी क्या कर सकते। तो मैंने कहा बच्ची को अभी आप काम पे मत भेजिए, पढ़ाई कराइए, शिक्षा दीजिए। तो बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम काम भी करें और थोड़ा पैसा भी आए, मतलब पैसे की कमी रहती है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप मेरे पास इन बच्चियों को सिलाई करने सिखाइए, मैं वहाँ पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगी, और जो वो सिलाई सीखने के बाद जो काम करेंगी तो उसका उनको पेमेंट भी मिलेगा। तो मैंने सर्वधर्म बी सेक्टर में कोलार रोड पर एक मतलब काफ़ी बड़ा शोरूम था, तो मैंने वहाँ कुछ मशीनें रखी और बच्चियों को बुलाकर वहाँ सिलाई सिखाई। और ऐसा नहीं कि फोर्स दबाव डालकर, हमेशा मैंने जिसको भी रखा कहा अपना समझो और दीदी कहो, मुझे मैडम नहीं कहना है, दीदी कहना है, खुल के कहो, जो भी पारिवारिक बात है वो भी खुलकर कहो। तो बढ़िया वो सिलाई भी सीखी और उन्होंने अपना मतलब अर्निंग की, और फिर वो खुश होकर बताने लगी कि हम फैमिली के भी कपड़े सिलने लगे दीदी, और कुछ बच्चियों की शादी हुई। और आज भी वो जब ससुराल से आती हैं तो दीदी कहती हैं कि हमें कभी बर्तन झाड़ू का नाम से चिढ़ होती कि हम बर्तन झाड़ू क्यों करें। जी बिल्कुल। वो जो हम महीने भर में मिलते थे वो हमें 8 दिन में वो मिल जाता है, और सम्मान मिलता परिवार में। हमारे सास ससुर लोग भी कहते हैं कि हमारी बहू टैलेंटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर गलत ना कहा जाए तो जो सावित्रीबाई फूले जी का मिशन कहेंगे, या जो उनका एक दृष्टिकोण था समाज में महिलाओं को लेकर, वो इसी तरीके से साकार हुआ है कि महिला शिक्षित भी हुई हैं और शिक्षा मिली तो रोजगार भी मिला,
और रोज़गार भी मिला तो घर का भी, अपना परिवार का स्तर, सामाजिक स्तर, सभी में बदलाव वो ला पाई हैं। बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे ज्योति जी बताई। और उषा जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज की प्रासंगिकता की, तो ये 18वीं या 19वीं सदी की बात नहीं, या 21वीं सदी की बात हम कर रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या बदलाव लाए हैं हम महिलाओं के जीवन में? क्या आज भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं उन्हें समानता देने में, या आज हम एक स्तर पा चुके हैं? सावित्रीबाई फूले जी के जो दृष्टिकोण था महिलाओं को लेकर, वहां तक हम पहुंच पाए हैं या नहीं? निश्चित रूप से उन्होंने जो अलग जगाई थी स्त्री शिक्षा के लिए, उसमें हम उस मिशन में कामयाब तो हुए हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसा कि मैडम ने अभी कहा कि जो झाड़ू पोछे वाली बाइयाँ हुआ करती थी, उनकी बच्चियों को उन्होंने पढ़ाना लिखाना शुरू किया। तो आज हम देखते हैं, मैं खुद एक उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षिका रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से शिक्षा में परिवर्तन आया है, और को एजुकेशन में लड़कियां किस तरह से लड़कों के साथ बराबर से अपनी एजुकेशन ले रही हैं और किस तरह देश में आगे बढ़ रही हैं। तो स्कूली शिक्षा हो चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, दोनों क्षेत्रों में लड़कियां निश्चित रूप से पढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी एक कहना चाहिए कि परिवार से और समाज से एक बहुत सपोर्ट की स्त्री को आवश्यकता है, और वह सपोर्ट उसे जब परिवार से मिलता है तो उसे संस्थाओं से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री के लिए कोई ना कोई बात कभी कभी सामने आ जाती है। तब हमें आज भी ये दुख लगता है कि स्त्रियां जो हैं क्यों इन बातों का शिकार हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अनुभव किया कि कुछ हमारी जो विद्यालय की जो लड़कियां थीं, मैं उनसे बातचीत किया करती थी, तो उन्होंने कहा कि कई बार वो क्लास में रेगुलर नहीं आ पाती थी। तो मैंने पूछा कि भाई आप रेगुलर क्यों नहीं आती हैं? तो उन्होंने कहा हमें कई बार घर के काम देखना पड़ते हैं, इसलिए हमें छुट्टी करना पड़ती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो महाविद्यालय होते हैं, तहसीलों में होते हैं, जो गांव से लड़कियां आती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम रास्तों में अकेले नहीं आ पाते हैं, जब तक हमारे पास 10 लड़कियां या 5 लड़कियां साथ में नहीं हो। तो बाजार के दिन हम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमें बाजार क्रॉस करना पड़ता है, तो हमें दिक्कत होती है। तो फिर एक बार मैंने लड़कियों को क्लास में इकट्ठा करके उन्हें बताया कि किस प्रकार से आप अकेले किस तरह से आएंगी रास्तों में, और आपको किस प्रकार से आपकी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसको जागृत करना है। और जब आप हिम्मती बनेंगी और आप किसी भी चीज़ का विरोध करने में सक्षम होंगी, यदि आपके साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ होती है, तो आप किस प्रकार से अपने आप को सक्षम बनाएं, तो आप अपने विरोध में हुई चीज़ों को किस प्रकार से रोक पाएंगी। तब लड़कियां जो हैं महाविद्यालय में रेगुलर आना शुरू हुई, और उन्होंने कहा कि मैडम आपकी प्रेरणा से हमने उन बातों को सीखा और समझा, तो आज हम शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी कक्षाएं में उपस्थिति जो थी वो कम होती थी। तो ये एक फर्क पड़ता है, यदि हम उनको सपोर्ट करते हैं संस्थाओं में, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। बिल्कुल आपने सही बात कही उषा जी। यहाँ पर महिला सुरक्षा की जो बात आपने कही, वो बहुत आज के समय में भी जरूरी है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में हम समानता भले ही दे पाए हो, सुरक्षा में कहीं ना कहीं फिर भी पीछे हैं हम। और समय बहुत कम है ज्योति जी, फिर भी जाते जाते हमें ज़रूर ये बताइए कि किस तरीके से आप देखती हैं सावित्रीबाई फूले जी के जीवन से आपने प्रेरणा पाई, और क्या आपके व्यूज़ हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए? मेरे तो ये है कि मेरे सपने पूरे हो गए, जो मैं 10 साल पहले जो मैंने देखा महिलाओं को, लेकिन अभी जो देख रही हूँ, क्योंकि ये रहता है बच्चियों को तो हमने आगे बढ़ा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, तो वो बर्तन झाड़ू छोड़ दिया। महिला हैं, कुछ एज ज़्यादा हो गई। मेरे ग्रुप में 450 महिलाएं हैं, और मैं 80 महिलाओं की मतलब मैं अध्यक्ष हूँ। रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सुविधाएं दी है, हम यूनिफॉर्म वगैरह का भी काम कर रही हैं महिलाएं बहुत अच्छे से। अब कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो बुजुर्ग महिला ये रहती कि अब हम ना पढ़ सकते हैं ना कहीं जॉब पर जा सकते, तो उनके लिए हमने ये रखा है कि आंटी आप क्या कर लेते हो घर में? हमने कहा हम अचार बना लेते हैं, हम बड़ी पापड़ बना लेते हैं। तो हमने उनको घर बैठे रोजगार ये दिया है कि आप पापड़ बनाइए, आपको हम मतलब हम लोग का स्टॉल वगैरह लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, गवर्नमेंट के लगते हैं, हस्तशिल्पी लगते हैं, तो हम उनका बड़ी पापड़ अचार जो भी चीज़ें बनाते, गोबर के शिल्प बनाती हैं, पूजा सामग्री बनाते, तो हम उसको ऊपर लाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं सब लोगों को। तो बहुत खुशी होती है कि सभी लोग खुश होते हैं कि जो हम कुछ ना सपने टूट गए थे
वो हम कुछ सपने पूरे स्लोगन हो भी गए। हैं आपको समाज को लेकर देने समाज के को लिए? लेकर स्लोगन मेरा ये है कि मेरे गुरुजी थे, उन्होंने ही जी। मुझे ये शिक्षा दी और आगे बहुत कुछ उन्होंने ये SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया और बोला ज्योति आगे बढ़ो, बोलना जी। सीखो, ये सब किया। तो उनका एक उद्देश्य था, उन्होंने हमेशा यही कहा कि बेटा जब भी बोलो तो जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त समाज, सशक्त महिला, युवा और किसान। बहुत खूब, बहुत ही ये अच्छा ये बहुत संदेश अच्छा है है। तो ये ज्योति जी। संदेश और समाज में निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें ज़रूरी हैं, भले ही हम वो एक जहर मुक्त खेती की बात करें या समाज की बात करें। बहुत खूब ज्योति जी। और समय बहुत कम है, पर उषा जी मैं यहाँ पर आपका जो कवित्री वाला पार्ट है, कवित्री वाला जो रोल आप निभाती हैं अपने जीवन में, तो जाते जाते अगर कुछ गायन के रूप में आप हमें सुनाना चाहें तो क्या कुछ खास होगा उसमें? चलिए, मैं अपनी जो गीत है, वो आप कविता भी कह सकते हैं, गीत है मेरा जी। और वो गीत मैं आपको सुना दूंगी, क्योंकि उसको लिखा भी मैंने है और उसको कंपोज भी मैंने ही किया है जी। और स्वागत है। उस गीत को मैं आपको सुना दूंगी। और वो मैंने ब्लाइंड बच्चों के लिए भी गाया था एक बार एक कार्यक्रम में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश दृष्टिबाधित संघ के बच्चों के लिए काम करती हूँ। तो ज्ञान का दीपक जलना भीतर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे अध्यात्म के मार्ग का अज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ अज्ञान हो, किसी भी प्रकार का अज्ञान हो, उसके लिए ज्ञान का दीपक बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पीड़ा है, जो अज्ञानी की एक पीड़ा होती है या भटकने की जो एक पीड़ा होती है, जब तक उसे ज्ञान नहीं मिला होता है, उसको लेकर मैंने एक गीत रचना की है जो मैं आपको सुनाती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो लोगों को उर्दू में कुछ शब्द नहीं मालूम होते हैं, तो सहर का शब्द उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है सुबह। तो वो मैंने एक नई सुबह जो ज्ञान लेके आता है उस पर ये गीत लिखा है। तो 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। तुम्ही ने हमको बुलाया नई सहर के लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नई सहर के लिए, कहाँ कहाँ न भटकते थे हम अंधेरे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नई शहर के लिए। स्याह रातों में रोशनी की एक किरण के लिए, जिंदगी के उदास गलियों में एक खुशी के लिए, रूह प्यासी थी कभी से तेरे ही संग के लिए, तुम्ही ने नूर के चर्चे किए हमारे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नई शहर के लिए, कहाँ कहाँ न भटकते थे हम अंधेरे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नई शहर के लिए। बहुत खूब उषा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई हमें। यहाँ पर शिक्षा से ही जुड़ी ये कविता थी। ज्योति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप स्टूडियो में आई और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम? सावित्रीबाई फूले जी का नाम इतिहास के पन्नों में सदैव चमकता रहा है और रहेगा। उनकी इसी बात से हम प्रेरणा लेते रहेंगे अपने जीवन में। कैसा लगा कार्यक्रम हमें ज़रूर बताइएगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।